देखिए, पिछली क्लास में हम सर्वाइवल कर्व के बारे में बात कर चुके थे, जिसमें हमने कॉन्वेक्स, कॉनकेव, डायगोनल, कॉनकेव, कॉन्वेक्स प्रकार के सर्वाइवल कर्व की बात कही। अब इस क्लास में हम बात करेंगे पॉपुलेशन डायनेमिक्स के अगले करैक्टर के बारे में, और वो है एज। क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उन्हीं एट्रीब्यूट्स में एक एट्रीब्यूट है एज। पॉपुलेशन की एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली एज होती है वो 15 ईयर तक होती है, जिसे हम कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज। उसके बाद 15 से 45 ईयर तक होती है रिप्रोडक्टिव एज, और 44 से मोर देन होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो हम 3 प्रकार में इसे बांट सकते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। इन्हीं 3 एज को अगर हम पिरामिड के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे हमें अलग अलग टाइप के पिरामिड्स रिसीव होते हैं। और ये पिरामिड की अब हम स्टडी करते हैं। पिरामिड के निर्माण में प्री रिप्रोडक्टिव एज को बेस पे रखा जाता है। तो देखिए, ये जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है, जिसे 1 नंबर दे देता हूँ, ये आप अभी जान चुके हैं 15 ईयर तक की एज होती है। रिप्रोडक्टिव एज होता है, ये मिड में आती है, जो आप 15 से 45 ईयर तक की एज को कहते हैं, और 44 से अबोव को पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। तो जब इसको पिरामिड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहला हमें पिरामिड प्राप्त होता है URN पिरामिड। इस पिरामिड को हम समझें तो आप पहले URN पिरामिड की ही बात कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, वो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो कांस्टेंट होता है। देखिए, ये प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, और इसमें जो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, सॉरी, नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं, उनका नंबर कांस्टेंट है। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है, इस रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती गई है, इनके नंबर्स भी रैपिडली बढ़ते गए हैं। तो देखिए, इस तरह से इनके नंबर्स में ग्रो आई है। तो रिप्रोडक्टिव जो मेंबर्स हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव फेज में मेंबर्स। उसके बाद तीसरे जो मेंबर्स हैं, उनकी हम बात करते हैं, और वो तीसरे पोस्ट रिप्रोडक्टिव मेंबर्स हैं। और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव मेंबर्स हैं, उनमें आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर्स हैं वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं समय के साथ। ये देखिए, ये नंबर्स इनके डिक्लाइन होते जा रहे हैं। तो हमें जो बेल कर्व बेल जो हमें पिरामिड प्राप्त होता है, वो कुछ इस तरह का प्राप्त होता है, गुंबदाकार। इसीलिए हम इसे इससे हम कहते हैं URM पिरामिड कहते हैं। इस पिरामिड में ग्रोथ रेट नेगेटिव होती है। नेगेटिव कैसे हुई? क्योंकि यहाँ से जाकर के यहाँ नंबर्स में रैपिडली कमी आ गई। यह पिरामिड URM पिरामिड यूरोप, जापान को इंडिकेट करता है। आप जानते हैं कि यूरोप है, जापान है, वहाँ की पॉपुलेशंस में ओल्ड पर्सन्स के नंबर ज़्यादा है, और वहाँ की पॉपुलेशंस के अंदर ग्रोथ रेट नेगेटिव है। तो ये URM पिरामिड यूरोप और जापान की ग्रोथ को इंडिकेट करता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड की। ट्रायंगुलर पिरामिड में आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल रिसीव होता है, जिसमें मैक्सिमम नंबर किसके आ रहे हैं? प्री रिप्रोडक्टिव फेज के। रिप्रोडक्टिव फेज के सेकंड पोजीशन पे है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के थर्ड पोजीशन पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉपुलेशन के कर्व को देखने पर पता चलता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो बिलो 15 एज की होती है। इस पिरामिड में रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ पाई जाती है। इनमें बर्थ रेट, डेथ रेट काफी अधिक होती है। यह इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज का कर्व होता है। उसके बाद थर्ड जो कर्व है, वो बेल पिरामिड है। बेल पिरामिड में आप देख रहे हैं प्री रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव नंबर ज़्यादा है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव नंबर ज़्यादा है, और रिप्रोडक्टिव नंबर ज़्यादा है, और उसके बाद
पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, तो इसमें इस तरह से नंबर्स हैं वो बाद में पोस्ट रिप्रोडक्टिव के अंदर जा करके कम हो गए हैं, जबकि प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट और रिप्रोडक्टिव फेज के मेंबर्स के जो नंबर हैं वो इक्वल है। तो ये बेल शेप का कर्व प्राप्त होता है जिसे ग्रोथ रेट 0 मानी जाती है, अर्थात पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल होती है। यह कर्व यूएसए कंट्रीज को इंडिकेट करता है। उसके बाद ये आता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने एग्जाम्पल की हेल्प से 3 प्रकार के कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं उन वो किस आपके पॉइंट किस के अकॉर्डिंग वो अरेंज है। जैसे यूनिफॉर्म के अगर आप डायग्राम देखें तो यूनिफॉर्म के अंदर ये देखिए एग्रीकल्चर जो इकोसिस्टम है उसमें एक एक स्पेसिफिक इंटरवल के ऊपर जाकर के पॉपुलेशन के मेंबर्स अरेंज हो रहे हैं। क्लम्प जो पोजीशन है उस क्लम्प पोजीशन के अंदर आप देख रही हैं कि यहाँ पे क्लम्प बन गया है और यहाँ पे क्लम्प बन गया है। तो ये क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन है और ये डेजर्ट में पाया जाता है, क्योंकि डेजर्ट में अगर वाटर रिसोर्सेज और लिविएबल जो रिसोर्सेज जहाँ मिलेंगे वहीं पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन होगी। रैंडम जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन का कोई पर्टिकुलर फैशन नहीं है, बल्कि उसके अंदर वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो उसमें कोई एडवर्स कंडीशंस नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग कैसे भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन शो करती है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन शो करती है। तो ये कुछ तीन टाइप बताए हैं, यूनिफॉर्म, क्लम्प्ड एंड रैंडम, और वो किस प्रकार के इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन फूड रिसोर्सेज की उपस्थिति के आधार पर हम ये तीनों जो ग्राफ हैं वो हमने बांटे हैं फूड रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फूड रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे हम अब बात करेंगे कि 2 प्रकार के कर्व हमें रिसीव होते हैं। वो कौन से 2 प्रकार के कर्व हैं? परीक्षाओं के अंदर ये ग्रोथ कर्व से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए 2 प्रकार के ग्रोथ कर्व होते हैं, एक तो जे शेप ग्रोथ कर्व होता है और एक एस शेप ग्रोथ कर्व होता है। चलिए पहले हम जे शेप ग्रोथ कर्व की बात करेंगे। तो आप इसे एक ग्राफ को देखेंगे जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर समय दिया गया है और वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ डेंसिटी को इंडिकेट किया गया है। आप ये पहले ही जान चुके हैं कि डेंसिटी का अभिप्राय है कि यूनिट एरिया में यूनिट समय में जितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगी वो उस एरिया की डेंसिटी होगी। D बराबर m/v, यानी मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो यहाँ पर जो कर्व हमें प्राप्त होता है वो जे शेप कर्व प्राप्त होता है। यह कर्व एल्गी, फंजाई जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनुअल प्लांट्स और इंसेक्ट पॉपुलेशन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह कर्व डेंसिटी डिपेंडेंट होता है। इसका क्या मतलब है? तो देखिए जो हम समय और डेंसिटी के साथ कर्व खींचते हैं तो ये कर्व इस तरह से स्टार्ट हुआ है और ये इसकी लैग फेज थी। लैग फेज के बाद अब देखो मैं रैपिडली लाइन सीधी ऊपर जा रही है, ये एक्सपोनेंशियल यानी फास्ट ग्रोथ है और उसके बाद में जाकर के यहाँ पर ये पॉपुलेशन की ग्रोथ रुक जाएगी जिसे हम क्रेस्ट फेज कहेंगे। यहाँ प्लाटू स्टेज आ जाएगी, यानी इसके ये एक कांस्टेंट का प्लाटू स्टेज आ गई। तो ये जो कर्व हमें रिसीव होता है ये जे शेप का कर्व रिसीव होता है जिसमें 3 फेज होती हैं, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज और क्रेस्ट फेज। यह कर्व एल्गी, फंजाई जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल प्लांट्स, इंसेक्ट पॉपुलेशन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह कर्व डेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है। तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट ये कर्व होता है। जीवों की पॉपुलेशन सेल्फ की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी से ही रुक सकती है। लैग फेज में ग्रोथ स्लो होती है, तो ये लैग फेज होती है। तो आप देख रही हैं कि धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ स्लो होती है बिकॉज पॉपुलेशन नए वातावरण के साथ अडेप्टिव होती है। एक्सपोनेंशियल फेज में ग्रोथ फेज रैपिड होती जाती है। अब ये देखो ग्रोथ रैपिड है क्योंकि एनिमल रिसोर्सेज की अधिक
अधिकतम यूटिलाइजेशन, क्योंकि एनिमल रिसोर्सेज की अधिकतम यूटिलाइजेशन करता है, यानी ये मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके अपनी पॉपुलेशन में तेजी से ग्रोथ करता है। और जो क्रेज फेज होती है उसमें बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। बायोटिक पोटेंशियल आप पहले जान चुके हैं कि फेवरेबल कंडीशन में एक ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम जितनी पॉपुलेशन या संतति को प्रोड्यूस कर सके वो उसका बायोटिक पोटेंशियल कहलाता है। तो यहाँ एनिमल का बायोटिक पोटेंशियल आ जाता है और उसके बाद में उसकी आगे ग्रोथ नहीं होती है। तो इस तरह से ये जो कर्व है वो क्रेस फेज कहलाता है और ये जे शेप का हमें रिसीव होता है। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है dn/dt इक्वल टू rn। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, t का मतलब होता है टाइम, dn का मतलब होता है कि n t समय पे कितनी पॉपुलेशन है और इनिशियल फेज में कितनी पॉपुलेशन थी, और r इंडिकेट करता है बायोटिक पोटेंशियल। परीक्षाओं में ये पूछा जाता है फॉर्मूला, जिसमें पूछते हैं कि आर क्या है, बायोटिक पोटेंशियल। दूसरा जो हम कर्व प्राप्त होता है वो एस शेप कर्व होता है। एस शेप कर्व भी समय और पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ ही खींचा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये इसकी लैग फेज है और ये देखिए ये इसकी एक्सपोनेंशियल फेज है। एक्सपोनेंशियल फेज के बाद में ये देखिए यहाँ आकर के और इसकी नेगेटिव की ओर चली गई है। तो जो हमें कर्व प्राप्त होता है वो एस शेप का होता है, जिसमें ये लैग फेज, ये एक्सपोनेंशियल फेज जिसे हम कहते हैं लॉग फेज, और उसके बाद ये नेगेटिव एक्सीलरेशन आ गया है और पॉपुलेशन की ग्रोथ नेगेटिव हो गई, जिसे स्टेशनरी फेज या प्लाटू फेज कहते हैं। ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन फेज होता है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन फेज को हम बर्थ रेट मैक्सिमम और डेथ रेट नगण्य के बराबर होती है। एक्सीलरेशन फेज में बर्थ रेट बहुत अधिक बट डेथ रेट भी पाई जाती है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसी स्टेज में है, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन एस फेज में होती है। नेगेटिव एक्सीलरेशन फूड रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। स्टेशनरी फेज में ग्रोथ रेट तो होती है पर डेथ रेट बढ़ जाती है, अर्थात बर्थ रेट और जो डेथ रेट इक्वल हो जाती है। जब मनुष्य पॉपुलेशन 8 से 10 बिलियन की हो जाएगी तो स्टेशनरी फेज आ जाएगी। इसका जो फॉर्मूला है वो dn/dt, ये तो जे शेप कर्व में भी था, rn भी वहां था, लेकिन यहाँ पर जो एडिशनल जुड़ा है ब्रैकेट k माइनस n/k, वहीं जहां r बायोटिक पोटेंशियल ये है। कर्व डेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है सॉरी, यानी कि जो कर्व है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। सरकार की प्रथम जनसंख्या नीति जो है वो अप्रैल 1976 में आई थी। लड़कियों के विवाह की आयु 15 से बढ़ाकर के 18 कर दी गई और लड़कों की 18 से 21। भारत विश्व में प्रथम देश था जिसने 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया। इसी प्रोग्राम को 1977 में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम भी कहा जाने लगा है। ये जो दो तीन बिंदुएं हैं ये पॉपुलेशन डायनेमिक्स के जीके से जुड़े हुए बिंदु हैं। तो अभी आपने ये समझा है कि दो प्रकार का ग्रोथ कर्व होता है, जी शेप और एस शेप। आपने समझा कि पिरामिड एज के किस टाइप के होंगे और इंडिया कौन से पिरामिड के अंदर आएगा, और पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन फूड रिसोर्सेज के आधार पर किस तरह से होता है।